हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बुढ़ापे में औलाद की बेदर्दी झेलने से बचना चाहते हो तो अपनी औलाद को इन 3 गलत आदतों के करीब मत जाने दीजिए। प्रिय दर्शकों, जब हम देखते हैं कि किसी बेटे ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया या उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें अकेला छोड़ दिया, तो यह सवाल मन में उठता है कि यदि ऐसे दिन देखना हो तो औलाद के बिना रहना कहीं बेहतर है। कभी कभी बेटे बहू अपने माता पिता को भिक्षा मांगने पर मजबूर कर देते हैं, अपमानित करते हैं या उन पर हाथ तक उठाते हैं। यह सब देखकर यह ख्याल आता है कि क्या औलाद इसलिए पाली जाती है। लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थितियों के लिए माता पिता स्वयं जिम्मेदार होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं बनते, उन्हें ऐसा बनाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक नालायक बेटे की, जिसे सुनकर शायद आप खुद के लिए सीख ले सकें। एक शहर के हरि नारायण नाम के सज्जन रहते थे। वह एक छोटे स्तर की सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम कमला था। कमला अपने पति का सम्मान करती थी और उनकी आमदनी के अनुसार घर का प्रबंध करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा राम प्रताप उनके सपनों का केंद्र था। हरि नारायण और कमला ने राम प्रताप की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलाया। इंटरमीडिएट के बाद राम प्रताप आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने वहाँ कड़ी मेहनत की और अतः एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े घर की बेटी गौरी से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन राम प्रताप गौरी को घर लेकर आया और अपने माता पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। राम प्रताप की खुशी को प्राथमिकता देते हुए हरि नारायण और कमला ने उनकी शादी कर दी। गौरी शिक्षित और आकर्षण थी और उसके घर में आने से हरि नारायण और कमला बहुत प्रसन्न थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। गौरी बड़े घर की बेटी थी और स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी। सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। वह इन बातों की शिकायत राम प्रताप से करती थी। राम प्रताप उसे समझाता, थोड़ा सहन कर लो, माँ बाबूजी के प्रति अच्छा व्यवहार रखोगी तो संपत्ति का मालकिना हक हमारे नाम हो जाएगा। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। राम प्रताप की इस सोच ने गौरी को भी सास ससुर की हर बात सहने के लिए मजबूर कर दिया। वह बाहर से उनकी बात मान लेती थी, लेकिन भीतर से असंतोष पनपता रहता था। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म होने लगा। एक दिन अचानक हरि नारायण जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी, जिससे कमला जी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचने के लिए काफ़ी पैसों का इंतज़ाम करना होगा। परेशान कमला जी ने अपने बेटे राम प्रताप से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी बचा कर रखा था वह इस समय काम नहीं आ रहा है। तुम किसी भी तरह से पैसों का इंतज़ाम कर लो। पैसों का नाम सुनते ही राम प्रताप ने जवाब दिया, माँ, इतने पैसों का इंतज़ाम मैं इतनी जल्दी कहाँ से करूँगा। मेरी नौकरी मामूली सी है और मैंने अभी अभी अपने नए ऑफिस का
ऑर्डर दिया है, उसके लिए भी काफ़ी रकम चाहिए। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम मेरे बस से बाहर है। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी को ठीक करना हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से उधार लेकर काम चलाओ। पापा ठीक हो जाएंगे तो हम सारा पैसा वापस कर देंगे। राम प्रताप ने कहा, माँ मैं तो पहले ही कमाता था कि पापा को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देना चाहिए, लेकिन लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। कमला ने कहा, बेटा अभी इन बातों को छोड़ो, तुम्हारे पापा को किसी तरह ठीक करना है। मैं वादा करती हूँ कि जब वह ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले यह काम करूँगी। राम प्रताप थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला गया और फिर लौटकर बोला, माँ चिंता मत करो, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैंने 1 महीने में लौटाने की शर्त पर पैसे जुटाए हैं, लेकिन अगर आप समय पर नहीं लौटाए तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। माँ ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारे पापा के ठीक हो जाने के बाद हम हर हाल में पैसे चुका देंगे। अभी तुम उनकी सेहत पर ध्यान दो। कुछ देर बाद गौरी ने राम प्रताप को अलग ले जाकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटाई? राम प्रताप ने जवाब दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है, यहाँ मेरे ही पैसे हैं, लेकिन पापा के इलाज पर यहाँ खर्च करना मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। माँ इन पैसों को उधार मानकर जल्दी ही संपत्ति हमारे नाम करवा देगी। इस तरह हमें पापा की पूरी जायदाद भी मिल जाएगी और मैं अपने ऑफिस का मालिक भी बन जाऊंगा। गौरी ने यह सुनकर हामी भर दी। कुछ दिनों तक हरि नारायण जी का इलाज अस्पताल में चलता रहा। उनकी हालत में सुधार होने के बाद कमला उन्हें घर ले आई। उन्हें यह पता था कि बेटे ने इलाज के पैसे उधार लेकर दिए हैं, इसलिए एक दिन उन्होंने हरि नारायण से कहा, हमारे बेटर पर काफ़ी कर्ज हो गया है, क्यों ना आप अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें। हरि नारायण ने जवाब दिया, कमला जरा सोचो, यही हमारी बुढ़ापे की पूंजी है। हम सब कुछ उसे अभी से देकर खुद को बेबस नहीं बना सकते, और फिर जो कुछ भी मेरा है वह अंत में तो राम प्रताप का ही होगा। कमला ने समझाते हुए कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए, आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लिया है, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। कल को हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वही हमारा सहारा बनेगा। कमला के बार बार कहने पर हरि नारायण ने आखिरकार अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। संपत्ति नाम होने के बाद राम प्रताप और गौरी का व्यवहार तेजी से बदल गया। एक दिन कमला ने गौरी से कहा, बहू अपने पापा के लिए दलिया बना दो। गौरी ने व्यंग भरे स्वर में कहा, 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं कागज़ कलम लेकर आती हूँ, फिर तुम पूरी सूची बनाकर बता देना कि क्या क्या बनाना है। कमला हतप्रभा होकर पूछ लगी, बहू यह तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। गौरी तपाक से बोली, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो। क्या आप लोगों को लगता है कि यह घर कोई होटल है और मैं किसी होटल की वेटर हूँ जो आपके ऑर्डर लेती रहूँगी? गौरी ने गुस्से में कहा, अगर पापा जी को दलिया चाहिए तो तुम अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकते? हर बार मुझसे ही क्यों कहना पड़ता है? इतना बोलकर गौरी अपने कमरे में चली गई। कमला अपने पति हरि नारायण से बोली, लगता है बहू पूरे दिन के काम से थक गई है, इसलिए इतना चिढ़ रही है। आप चिंता मत करें, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वह आकर माफ़ी मांग लेगी। फिर उन्होंने कहा, आज मैं आपके लिए खुद दलिया बना देती हूँ। यह कहकर कमला ने दलिया बनाया और अपने पति को
खिला दिया। कमला समझ रही थी कि बहू ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह अपने पति को इसका आभास नहीं देना चाहती थी। अगले दिन कमला ने हरिनारायण से पूछा, आज आपके लिए क्या बनाऊं? हरिनारायण ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना। इस पर कमला बोली, बहू सुबह से बहुत सारे काम करती है, मैंने सोचा बार बार उसे परेशान करूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। हरिनारायण समझ गए कि कल की बहू की डांट के कारण कमला यह सब खुद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूँगा। इसके अलावा कमला रसोई में गई। वहाँ पहुंचकर चौंक गई। अरे यह क्या, रसोई पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने सोचा, आज तक तो कभी रसोई पर ताला नहीं लगा, यह क्या हो गया। कमला ने गौरी को आवाज़ दी। गौरी तपाक से जवाब दिया, मम्मी जी इतना क्यों चिल्ला रही हो? कमला ने पूछा, आज तक रसोई और पूजा घर पर ताला नहीं लगा, यह आज क्या हो गया? गौरी बोली, अब ताला लगाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि इस घर में दो भूखे जानवर रहते हैं जिन्हें हर समय भूख लगी रहती है। अब यह घर कोई मंदिर का भंडारा नहीं है कि बार बार खाना परोसा जाएगा, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। कमला बोली, तो अब हम तुम्हारी नज़र में जानवर हो गए हैं? गौरी ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, मैं आपकी भूख से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं तय करूँगी कि आपको कब और क्या खाना मिलेगा। गौरी की यह बातें सुनकर कमला का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, तेरी यह हिम्मत कि हमें जानवर बोले और हमारे खाने का हिसाब रखे। यह घर हमारा है और हम इतने गरीब नहीं कि खाना नाप तोल कर खाएं। जब राम प्रताप को पता चलेगा तो वह तुम्हें सही सबक सिखाएगा। गौरी बोली, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता। राम प्रताप को सब पता है, इसी वजह से उन्होंने आपकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। अब आप लोग हमारे अधीन हो। और हाँ, अब इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। पापा बीमार है, लेकिन आप तो स्वस्थ हैं। अब पूरे घर का काम आप ही करोगी, वरना आपको बाहर निकालने में हमें ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कमला चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। हरिनारायण ने कहा, यह देखकर कमला, इसी वजह से मैं संपत्ति राम प्रताप के नाम नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि जैसे ही हमारे हाथ खाली होंगे, यह लोग हमें लात मारेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ उनके नाम कर दिया, लेकिन यह इतना नीचे गिर जाएंगे, यह तुमने नहीं सोचा था। अब अगर इस घर में रहना है तो सारे काम खुद करो, वरना हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। कमला बोली, आप चिंता मत करें, बेटे के आने पर मैं उससे सब कुछ कहूँगी। रात में जब राम प्रताप घर आया तो कमला ने रोते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तेरी पत्नी हमें ऐसा कहती है? आज तक हमारी रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, लेकिन आज गौरी ने रसोई पर ताला डाल दिया। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं या फिर कोई नौकर है? राम प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, बस करो माँ, आप किस ज़माने में जी रही हो? आज के समय में ना बाप बड़ा है ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। क्या आपको लगता है कि मैं आप और अपनी पत्नी पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करेंगे? खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा, वह जैसी कहेगी वैसा करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। कमला को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी बात सुनेगा, लेकिन यह तो उल्टा हो गया। बेटे ने रही सही कसर पूरी कर दी। बेटे की बातें सुनकर कमला की
ज़बान से एक शब्द नहीं निकला। फिर आँखों से आंसू बह रहे थे। इधर बहू और बेटे का बर्ताव दिन ब दिन और भी खराब होता चला गया। गौरी पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, लेकिन अब उसने खाना भी कम कर दिया। धीरे धीरे उन्हें वहाँ बासी भोजन परोसने लग गई। हरिनारायण, जो पहले से ही बीमार थे, बासी खाना खाते खाते और भी अधिक कमज़ोर हो गए। दूसरी ओर कमला जी पूरे दिन घर का काम करती थी और ऊपर से उन्हें ताज़ा और पर्याप्त खाना भी नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और कमज़ोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। एक दिन काम करते करते वह थक कर सो गई। हरिनारायण जानते थे कि कमला को घर का सारा काम करना पड़ता है और उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, आज रात का खाना मुझे मत देना, इसके बजाय तुम्हारी सास का पेट भर देना, वह बहुत कमज़ोर हो गई है। गौरी ने रूखे अंदाज में कहा, ससुर जी, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन बाद में मत कहना कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। वैसे भी आप दोनों तो ऐसे दिखते हैं जैसे मैं आपको भूखा रखती हूँ। आपसे काम तो कुछ होता नहीं, बस खाना खाना चलता रहता है। धीरे धीरे शाम हुई और जब कमला खाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि आज उनकी थाली में दाल की 2 कटोरियाँ और 4 रोटियाँ थी। यह देखकर वह चौंक गई और सोचने लगी कि आम तौर पर उन्हें 2 रोटी और 1 कटोरी दाल देती थी, लेकिन आज इतना ज़्यादा खाना क्यों परोसा गया। उन्होंने गौरी से पूछा, बहू, आज मेरी थाली में इतना ज़्यादा खाना क्यों दिया। गौरी ने रूखे स्वर में जवाब दिया, ज़्यादा सवाल मत करो, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। उस दिन कमला ने लंबे समय बाद भरपेट खाना खाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने पति के हिस्से का भी खाना खा लिया है। खाना खाकर वह सोने चली गई। वह अपने पति को गौरी के व्यवहार के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब वह उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि हरिनारायण सो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सुबह बात कर लूँगी और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब कमला अपने पति के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि हरिनारायण चारपाई से नीचे गिरे पड़े हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। यह देखकर कमला घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बेटा अपने पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर खून नहीं चढ़ाया गया तो इनका बचना मुश्किल है। कमला परेशान थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, अतः वह बेटे के ऑफिस पहुंच गई। वह ऑफिस के बाहर बैठकर बेटे का इंतज़ार करने लगी। उनकी बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। समय बीतता गया और घुटनों में दर्द होने लगा। एक चपरासी ने यह देखा और उन्हें कुर्सी पर बैठने को कह दिया। कमला ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद राम प्रताप अपनी बड़ी गाड़ी में ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, कमला दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को फटे पुराने कपड़ों में देखकर राम प्रताप को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने माँ को झटकते हुए कहा, कौन है यह बुढ़िया और यहाँ क्या कर रही है। चपरासी बोला, सर, यह बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही है। राम प्रताप गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी को भी ऑफिस में बैठा लेते हो? यह ऑफिस है, भिखारियों का अड्डा नहीं। इसे पैसे देकर भगा दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मी से चले आते हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया।
उन्हें कहा, बेटा तुम सही कह रहे हो, मैं भिखारी हूँ। आज मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूँ। अगर हो सके तो मदद कर दो। डॉक्टर ने खून चढ़ाने को कहा है और तुम्हारे पिता इस समय अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। इतना कहते हुए कमला राम प्रताप के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। राम प्रताप ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले गया। राम प्रताप अपनी माँ से कहता है, सुनो बुढ़िया, ना तो मेरे पास इतना समय है और ना ही उसे बूढ़े को बचाने के लिए खून देने का इरादा। कमला जी हाथ जोड़कर विनती करती है, बेटा इस समय मेरी मदद कर दो। मैं अपने शरीर का हर कतरा बहाकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारे थोड़ी देर से खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो उन्हें बचा लो। राम प्रताप गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे जा भिखारिन, यहाँ से तुझे एक बार क्या बात कर ली, अब तू पीछा नहीं छोड़ रही है। उसने 10-10 के नोटों की एक गड्ढी कमला के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। वहाँ मौजूद गार्ड यह सब देख रहा था। कमला जी की हालत देखकर उसे दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर कमला जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और पूछा, माँ जी, क्या राम प्रताप सर सच में आपके बेटे हैं? कमला जी ने अपनी पूरी व्यथा उसे सुनाई। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर गार्ड का दिल दहल गया। उसने उसे ढास बंधाया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बताइए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर बाबूजी को खून की ज़रूरत है तो मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद राम प्रताप अपनी बैठक ख़त्म करके बाहर आया तो उसने अपनी माँ को वहीं बैठे देखा। यह देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने कमला जी का हाथ पकड़ा और वहाँ से खींच कर ले जाने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस बूढ़ी को यहाँ से हटाना लोगों होगा, वरना मीटिंग के मेहमानों के सामने अगर यह कुछ बोल पड़ी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही वह अपनी माँ को घसीटते हुए ले जा रहा था, पीछे से गार्ड ने आकर राम प्रताप के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऑफिस के अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारी बाहर आ गए। सभी ने राम प्रताप को अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते देखा और उसे भरा बुरा कहने लगे। राम प्रताप ने गुस्से में गार्ड से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस पर हाथ उठाने की? मैं अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गार्ड ने तीखे स्वर में कहा, तुम क्या नौकरी से निकालोगे? मैं खुद ऐसी नौकरी को छोड़ना बेहतर समझता हूँ। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वह किसी का नहीं हो सकता। गार्ड की हिम्मत देखकर सब लोग हैरान रह गए। राम प्रताप गाल पकड़ते खड़ा रह गया। गार्ड ने कमला जी का हाथ थामा और कहा, माँ जी चलिए, मैं अपना खून दूंगा। वह कमला जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसका खून हरि नारायण जी के खून से मिलाया और बताया कि दोनों का रक्त समूह एक ही है। गार्ड ने अपना खून हरि नारायण जी को चढ़ा दिया। कमला जी कुर्सी पर बैठकर उसे दुआएं देने लगी। उस समय वह गार्ड उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। खून चढ़ाने के बाद गार्ड ने कमला जी के पैर छुए और कहा, माँ जी, मेरे पैरों में गिरकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। माँ का हाथ तो हमेशा बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के लिए होता है। कमला जी ने गार्ड को थोड़े पैसे देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी
यहाँ पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। गार्ड ने विनम्रता से कहा। माँ जी, मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए। आप सुबह से यहाँ बैठी रो रही थी। आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। पहले मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। कमला जी की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था उन्हें कि उनका सच्चा बेटा मिल गया हो। एक अजनबी होकर भी गार्ड ने हरि नारायण जी की जान बचाई, जबकि उनका अपना बेटा राम प्रताप उन्हें भिखारी कहकर घर से निकाल चुका था। थोड़ी देर बाद गार्ड खाना ले आया और इधर डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आया। उसने कमला जी को बताया, माँ जी, हमें खेद है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। यानी खून का इंतज़ाम 2 घंटे पहले हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही कमला जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन पर भारी आघात कर दिया। उन्हें अंदर जाकर देखा तो हरि नारायण बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। कमला जी की आंखें पूरी तरह सूखी थी। वह पत्थर की मूर्ति की तरह अपने पति के पास बैठ गई। उसी समय उनकी बेटी कमला का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही कमला जी ने अपनी बेटी को बताया, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ जो मेरी मृत्यु से पहले ही चले गए। अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कमला ने जवाब दिया, माँ, क्या सचमुच पापा चले गए? कल रात वह मुझे कह रहे थे कि बेटा, अपनी माँ का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, माँ, मैं जल्द ही वहाँ पहुँच रही हूँ। मुझे 2 दिन लगेंगे। दोस्तों, शाम तक हरि नारायण का अंतिम संस्कार हो गया। कमला विदेश में रहती थी, इसलिए वह उस दिन नहीं आ सकी, लेकिन बाद में वह कमला जी को सांत्वना देकर अपने घर लौट गई। जब गौरी ने सुना कि अगले दिन उनकी ननद आ रही है तो उसने अपने पति राम प्रताप से कहा, पता नहीं वह आकर क्या करेगी। जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि बाबूजी की जान हमारे कारण चली गई। राम प्रताप ने कहा, पर उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारे कारण मरे हैं? गौरी ने जवाब दिया, आपकी कलम माँ उसे ज़रूर बता देगी। राम प्रताप ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुड्ढे के पास भेज दूंगा। कमला कल आएगी, हम आज ही उसका इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि पापा के गम में माँ भी चल बसी। दोनों ने मिलकर कमला जी को मारने की एक खतरनाक योजना बनाई। सोचा कि उसकी खीर में जहर मिलाकर उसे खिला देंगे, फिर भी चल बसी। गौरी ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर अपनी सास को खिलाने के लिए उसके कमरे में पहुंच गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कमला ने पहले ही कह दिया था कि वह कल जाएगी और आज ही वह आ जाएगी। कमला के पास घर की चाबी थी जो उसके पति ने उसे दी थी ताकि वह कभी भी घर आ सके। गौरी जब खीर में जहर मिलाकर अपनी सास को देने वाली थी, तभी कमला ने आकर उसकी सारी बातें सुन ली और उन्हें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद कमला ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर गौरी के गाल में ज़ोरदार तमाचा मारा। कहने लगी, अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पापा मरे नहीं, तुम दोनों ने मारा है। अब तुम मेरी माँ को भी मारने जा रहे थे। कमला की अचानक उपस्थिति से दोनों घबरा गए। कमला ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें पकड़ा दिया। दोनों ने अपनी सारी जायदाद का जो बंदोबस्त किया था वह भी उनसे छीन लिया गया। पुलिस को देखकर गौरी और
राम प्रताप डर के मारे कांपने लगे और कमला जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन कमला जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। पुलिस ने उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कमला ने अपनी बेटी को सारी संपत्ति अपनी बेटी के और उस गार्ड के नाम कर दी, जिसने अपने रक्त से हरिनारायण की जान बचाने की कोशिश की थी। हालांकि वह बच नहीं पाए। कमला ने भी उस गार्ड को अपना भाई मान लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने की आवश्यकता है। ज़िंदगी में कभी भी अपने हाथ खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तो अपने से ही ठोकर मिलती है। बच्चों को बचपन से इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि वह हमसे दूर हो जाएं। रिश्ते मोह की बुनियाद पर होते हैं। अगर मोह है तो रिश्ते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार भी सिखाने चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति को नहीं सीखेंगे तो विदेश सभ्यता अपनाकर अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर त्याग देंगे। मैं तो कहूँगी कि हमारे देश में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है उनमें आधे घंटे का एक नया विषय जोड़ दिया जाए, जिसमें केवल हमारे आदर्श संस्कृति, सिद्धांत और महापुरुषों के बारे में बताया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने आदर्शों और संस्कृति विरासत का भी ज्ञान मिलेगा। कहते हैं, आप चाहे जितना भी अंग्रेज बन जाएं, यदि अपने बचपन से अपने संस्कारों को सीखा है तो आप कभी अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।